हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और मुझे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप इसके ऊपर एक और वीडियो बनाइए आरएनए प्रोसेसिंग के ऊपर। तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं बना रही हूँ और आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत ही इजी है। जो आरएनए प्रोसेसिंग होता है ना, वो एक्चुअली आपको पता है कि जो हमारा आरएनए होता है वो बन जाता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए नहीं होता, वो एमआरएनए नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसे ही बोलते हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग। वो क्या प्रोसेसिंग है? एक्चुअली जब हमारा डीएनए बनता है ना, तो उस डीएनए से हमें एक आरएनए मिलता है और वो होता है एचएनआरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए। ये आरएनए, हमारे पास इतने सारे एंजाइम होते हैं, इतने सारे हमारे पास चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस में, इतना मटेरियल होता है, उसको कहीं ना कहीं ये तो यूज़ करेंगे। ये ऐसा यूज़ नहीं होता क्योंकि इसके पास ये हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसा पार्ट भी होते हैं जो मतलब हमारे काम के नहीं होते, उन्हें हटाना पड़ता है। ये अनस्टेबल होता है, इसको स्टेबल करने के लिए ये सारी प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। क्लियर है इतना? आपने पहले वाली वीडियो में देखा भी है ये वाला पार्ट। तो so we can say that RNA formed from DNA is called hnRNA. Okay, that hnRNA get modified to form rRNA. Okay, and this modification will be in the nucleus only. So this process involves 3 steps. First is capping, second one is tailing, कैपिंग एट 5 प्राइम एंड। ठीक है, और टेलिंग जो होती है वो 3 प्राइम एंड पे होती है, और जो स्प्लाइसिंग होती है वो इसमें थर्ड पार्ट है। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए, ये जो 3 प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इजी भी होती हैं। ठीक है, अब हम इसे समझने के लिए क्या करेंगे। जो कैपिंग होती है, सबसे पहले हमें ये कैपिंग ही देखनी है। एक सेकेंड, जो हम कैपिंग देखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है और क्योंकि सारा ऐसा है सिस्टम मेरे पास कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और एक सेकेंड, अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, जो हमारे पास कैपिंग होती है वो हमेशा 5 प्राइम एंड पे होगी, या याद रखना है आपने। कैपिंग मतलब सपोज़ ये हमारा आरएनए है, ठीक है, एचएनआरएनए है, और इसके ऊपर हमें कैप लगानी है। इस तरह से होती है हमारी कैप, तो ये 5 प्राइम एंड पे होती है। ठीक है, तो ये जो कैप लगती है वो किसकी बनती है? मिथाइल, आप लिख लीजिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसे याद करेंगे? हमारे पास एक शुगर है, ठीक है, एक शुगर के साथ हमारे पास जुड़ा हुआ है गुआनोसिन, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर दो, और ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट भी ऐड कर दो, 1 2 एंड 3। तो ये तीनों क्या है, हमारे 5 प्राइम एंड पे जुड़ जाते हैं। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ गए? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर किसी को स्ट्रक्चर याद करना है तो ये भी कर सकते हो। तो ये हमारा 5 प्राइम एंड पे ऐड हो जाता है। ठीक है, इसको और भी क्लियर और अच्छे तरीके से मैं अगले डायग्राम में आपको दिखाऊंगी। अब हम करेंगे, हमारा कैपिंग हो गया, अब हम करने वाले हैं टेलिंग। टेलिंग जो होती है वो हमेशा 3 प्राइम एंड पे होगी। टेलिंग को कैसे याद करोगे? सपोज ये हमारा एचएनआरएनए है और इस पे हमें एक टेल लगानी है। ठीक है, तो ये टेलिंग किसकी होती है? एडिनाइलेट की होती है। यहाँ पे एडिनाइल, और ये फॉस्फेट ग्रुप हमारा इस पे शुगर पे अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको एडिनाइलेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉली ए टेल मतलब एडिनाइलेट कितने लगेंगे? 1 2 3 कितने लगेंगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आता होगा, है ना। तो ये हमारा एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि 200 to 300 एडिनाइलेट मतलब ए टेल जो है वो लगेंगी 3 प्राइम एंड पे। तो हमारा हो गया कैपिंग। कैपिंग का क्या बताया था मैंने? शुगर के साथ गुआनोसिन ऐड कर दो और ट्राइफॉस्फेट ऐड कर दो और फिर मिथाइल जोड़ दो। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है हमारा 5 प्राइम एंड पे ऐड होगा, और 3 प्राइम एंड पे क्या होगा? टेलिंग, ए टेल की, एडिनाइलेट की जो है टेल लगेगी। अब बारी आती है हमारी स्प्लाइसिंग की। अब हम देखेंगे स्प्लाइसिंग। जो स्प्लाइसिंग होता है ना, अरे बाबा, देखिए, जो स्प्लाइसिंग होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो कुछ पार्ट होता है जिससे भी आगे प्रोसेसिंग होगी वो होता है एक्सोन। ठीक है, एक्सोन से आपको ऐसे लगेगा कि एक्सोन तो एग्जिट करने वाला पार्ट हो गया, बाहर निकलने वाला पार्ट हो गया। इसमें उल्टा है। एक्सोन जो है वो हमारा ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, और जो इंट्रोन होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारा है आरएनए। ठीक है, आरएनए है, तो इसमें ये वाला पार्ट है। सपोज़ मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ,
एक्चुअली मैं इतनी इसमें फास्ट नहीं हूँ, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है बीच में, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, इंट्रोन है, ठीक है। ये वाला क्या है हमारा, एक्सोन है, समझ गए। तो ये वाला क्या था हमारा, जो एक्सोन था वो हमारे पास बचेगा और बाकी जो इंट्रोन है वो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, और जो हमारा ये वाला क्या था, एक्सोन था, एक्सोन को मैं थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ और ये पतला, ठीक है। तो ये जो हटाने के लिए इसको एक्सोन को रखना है, इंट्रोन को बाहर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कौन काटता है इसको, SNRNA आके काट देगा। जो SNRNA होता है वो काट देगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होके पहले, क्योंकि आपको पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, बेस पेयर्स जो होती है उनके अंदर बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री AT के साथ बॉन्ड बनाता है, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं जो वो ज्वाइन कर जाएंगे और वो इसको काट देंगे। तो कौन काटता है, SNRNA। अब आप देख रहे हो जो ये बन गया ना, जिसमें यहाँ पे प्रोटीन्स भी थोड़ी सी ऐड हो जाती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो क्या होता है कि जो ये इंट्रोन का पार्ट है और इसके साथ SNRNA आके जुड़ा है, ये कटने वाला है, मतलब ये स्प्लाइसियोसोम है, इसका नाम है ये स्प्लाइसियोसोम। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे याद भी कर सकते हो। तो जो ऐसे स्प्लाइसियोसोम होते हैं वो बहुत सारे बन जाते हैं, जितने जितने इंट्रोन होंगे उतने ही स्प्लाइसियोसोम बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो SNRNA जो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड किया था वो यहाँ पे एंजाइम का काम करता है। आपको पता है कि कुछ जो RNA होते हैं वो एंजाइम का काम भी करते हैं, तो यहाँ पे SNRNA जो है वो एंजाइम का काम कर रहा है। जब ये जो इंट्रोन पार्ट है ये कट हो जाता है, स्प्लाइसियोसोम कट हो जाता है, ये इसको बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। समझ आ गया, पहली थी कैपिंग, दूसरा था टेलिंग और तीसरा था स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में जो हमारा इंट्रोन पार्ट है वो कट हो जाता है, SNRNA की मदद से SNRNA वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करेगा और इंट्रोन पार्ट को मतलब दोनों मिलके एक स्प्लाइसियोसोम बनाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स को, इस हिस्से को स्प्लाइसियोसोम बनाएंगे, और जब वो कट जाता है तो उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। यही हमारे थर्ड जो है स्टेप है mRNA प्रोसेसिंग की। अब देखो बात ये आती है कि इसमें कितना सारा हिस्सा है जो हमने काट दिया। सो लेस देन 50% जो है वो यूज़ होता है हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, जैसे एक्सोन ये बच गया और ये वाला एक्सोन रह गया, ये वाला एक्सोन रह गया, फिर इनको तीनों को जोड़ के हमारा mRNA बनाया जाता है और फिर वो हमारा निकलता है साइटोप्लाज्म में। मतलब ये सारी जो प्रोसेस अभी तक हो रही थी, ये कहाँ हो रही थी, न्यूक्लियस में हो रही थी ऑब्वियस। चलिए अब इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा mRNA प्रोसेसिंग होता है उसमें क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं, कैपिंग एट 5 प्राइम एंड, टेलिंग एट 3 प्राइम एंड स्प्लाइसिंग, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन होती है। दिस मॉडिफाइड mRNA इज इन साइटोप्लाज्म, here ribosome will attach to it and further formation of the protein will take place, okay। तो मतलब इसकी अगर आप थ्योरी देखना चाहते हो तो ये देख लो, mRNA प्रोसेसिंग जो होती है वो यूकैरियोट्स में होती है, सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है। जो मैसेंजर RNA होता है या mRNA होता है वो न्यूक्लियस को लीव करता है पोर्स के थ्रू, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती है। क्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, वहाँ से mRNA आता है। वो mRNA आता है, उससे पहले उसमें प्रोसेसिंग हुई होती है। दीज पोर्स कंट्रोल द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये पोर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कोई चीज़ बाहर नहीं निकल जाए या अंदर कैसी चीज़ आ रही है, तो वो कंट्रोल करने के लिए मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं और उन पोर्स के थ्रू हमारा mRNA आता है, मैसेंजर RNA बाहर आता है। बिफोर द mRNA अराइव्स इन द साइटोप्लाज्म हाउएवर इट मस्ट बी प्रोसेस्ड। ये ज़रूरी है कि उसमें प्रोसेसिंग हुई हो, अदरवाइज तो वहाँ किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द इंट्रोन्स मतलब नॉन कोडिंग रीजन, मैंने बोला था ना कि एक्सोन्स ऐसे लगता है कि जो एग्जिट कर गए, लेकिन यहाँ पे नहीं, एग्जिट जो है नहीं करते हैं, ये कोडिंग रीजन होते हैं, ये कोड करते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इंट्रोन्स नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है, इनका दूसरा नाम है नॉन कोडिंग रीजन ऑफ द प्री mRNA आर रिमूव्ड। प्री mRNA मतलब जिसमें एक्सोन इंट्रोन प्रेजेंट है, जिसमें पोली ए टेल नहीं है, जिसमें कैपिंग नहीं है, तो वो क्या है, हमारा प्री mRNA, ठीक है। तो प्री mRNA में से इंट्रोन को हटाकर एक्सोन्स को जोड़कर, मतलब स्प्लाइस्ड जो mRNA होता है वो बाहर आता है हमारे न्यूक्लियस से। एडिशनली 5 प्राइम कैप एंड पोली ए टेल आर एडिड टू द प्री mRNA।
ये भी मैंने बताया था कि कैपिंग होती है और पॉली ए टेल ऐड होती है वहाँ पे। द 5 कैप प्रिवेंट्स द mRNA फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड, मतलब इनडायरेक्टली ये स्टेबल करती है उसे, जो कैप लगती है वो उसे स्टेबल करती है, मतलब डिग्रेड नहीं होने देती। व्हाइल पॉली ए टेल ए चेन ऑफ एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं कि वो उसे डिग्रेड नहीं होने दे रही है और वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ में आप अपनी तरफ से भी एक आधा पॉइंट लिख सकते हो। देखो फिर उसका डायग्राम बना सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। ये हमारा डीएनए था, इसे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट विद कैप एंड टेल, बताया था ना कि किस तरह से कैप लगती है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनाइलेट ऐड हो जाते हैं पॉली ए टेल में, ठीक है, 3 प्राइम एंड पे। और फिर स्प्लाइसिंग जो होती है उसमें इंट्रॉन्स जो है वो कट हो जाते हैं एसएनआरएनए से। अब देखिए एक चीज़ और मैं एडिशनली आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो हमारा आरएनए होता है ना वो मतलब जिस जीन से बनता है, मतलब एक जीन से, ये सपोज एक जीन है, ठीक है, एक मिनट पेन ले लेती हूँ मैं, ये जीन है हमारा, एक जीन से क्या होता है, एक एमआरएनए बनता है, कंप्लीट एमआरएनए, ठीक है। मतलब वो फंक्शनल पार्ट होता है जीन, डीएनए का वो पार्ट होता है जिससे कंप्लीट एमआरएनए बनता है, उसे जीन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है। फिर इस आरएनए से एक ही प्रोटीन बनेगा, ये इतनी बड़ी प्रोटीन है, ये एक ही बनेगी, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सिस्ट्रोन जो है वो एक ही सिस्ट्रोन होता है, मतलब जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, एक सिस्ट्रोन सिर्फ एक ही प्रोटीन बनाता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, ठीक है, और यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और ये डायग्राम ज़रूर बनाना जब भी आपको 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन मिल जाए पेपर में। वैसे तो मिलेगा नहीं, पर अगर मिल जाता है तो ये डायग्राम बना के थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसमें डाल देना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े, और थैंक यू कि आपने ट्रस्ट किया और मुझसे अपनी जो स्टडी प्रॉब्लम है वो शेयर की। और जिन जिन बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं उनके लिए एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगी अलग से। थैंक यू, और ज़रूर इसको लाइक करना अगर आपको पसंद आती है तो, और भी कोई टॉपिक है तो ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टडी।